आदाब, बहुत इस्तकबाल है प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आम इंतखाबात शबाब पर हैं। आज दूसरे मरहले के तहत वोट डाले गए। 12 रियासतों की कुल 95 सीटों पर वोटर्स ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया है। यूपी, बिहार, आसाम, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में शानदार पोलिंग हुई। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, जबकि कश्मीर में श्रीनगर सीट पर मुकाबला अहम है। दूसरा मरहला तमाम पार्टियों के साथ ही साथ बीजेपी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस मर्तबा सियासी तस्वीर 2014 से बहुत मुख्तलिफ है। दूसरे मरहले पर कौमी पार्टियों का बहुत कुछ मुनहसिर है। इसी पर आज प्राइम डिबेट में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात का दूसरा मरहला इख्तिताम को पहुंचा। शदीद गर्मी के बावजूद लोगों ने जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लिया, जबकि पहाड़ी रियासतों में मौसम खुशगवार होने की वजह से वोटर्स में ज्यादा जोशो खरोश नजर आया। दूसरे मरहले में 12 रियासतों की 95 नशिस्तों के लिए वोट डाले गए। दूसरा मरहला कौमी और इलाकाई पार्टियों के लिए काफी अहम है। इस मरहले में साबिक वज़ीर-ए-आज़म एस.डी. देवेगौड़ा, बीजेपी की लीडर हेमा मालिनी, डीएमके लीडर दयानिधि मारन, कांग्रेस के राजबब्बर, महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान जैसे अहम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम्स में कैद हो गई। तमिलनाडु की 38 सीटों के अलावा बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तर प्रदेश की 8, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, मगरबी बंगाल की 3 नशिस्तों के लिए वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर आज पोलिंग हुई है, इनमें नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सिकरी और आगरा की नशिस्तें शामिल हैं। बिहार की किशनगंज, भागलपुर, बांका, कटिहार और पूर्णिया सीटों पर शानदार पोलिंग हुई। मगरबी बंगाल की जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और रायगंज सीट के अलावा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सीट और उधमपुर सीट पर भी दूसरे मरहले के तहत वोट डाले गए। दूसरे मरहले की तशहीरी मुहिम में लीडरों की बदजबानी मौजूए बहस रही, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लिया। दूसरे मरहलों के इलेक्शन का ऊंट किस करवट बैठेगा और ये मरहला किसके लिए सूदमंद साबित होगा, ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। न्यूज 18 उर्दू पर हर बार की तरह इस बार भी आप सबसे सही और सबसे तेज नतीजे देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। तो 2019 इंतखाबात का जो सिलसिला है धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। पहले मरहले के बाद आज दूसरे मरहले की भी पोलिंग मुकम्मल हो गई है। 95 सीटों पर वोट डाले गए और आज वोटिंग शेयर बहुत शानदार रहा। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में हिस्सा लिया। इसका ही नतीजा है कि 62% पोलिंग दूसरे मरहले में रिकॉर्ड की गई। यूपी की 8 सीटों पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। इसके अलावा अगर बिहार की बात करते हैं तो 5 सीटें बिहार की भी आती हैं, जहां पर मुकाबला इस बार बहुत शानदार है। हालांकि दूसरे मरहले में सबकी नजर साउथ जुनूबी हिंदुस्तान की जो रियासतें हैं, चाहे कर्नाटक की बात करें या इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें, इन रियासतों पर सबका फोकस है, क्योंकि तमिलनाडु दूसरे मरहले में सबसे अहम रोल अदा करती यह रियासत नजर आ रही है। 2014 में यहां की 39 सीटों में से 36 सीटें जयललिता की पार्टी एआईडीएमके ने हासिल की थी और इस बार एआईडीएमके के साथ बीजेपी का इत्तेहाद है। ऐसे में दूसरे मरहले में साउथ की जो रियासतें हैं वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। बिल्कुल। तो आज के इस दूसरे मरहले के तमाम इश्यूज पर, तमाम जो फैक्टर हैं उस पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल मेरे साथ देवराज सिंह जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवराज सिंह जी, आपका बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। दूसरे मरहले की सेकंड फेज की पोलिंग आज मुकम्मल हो गई देवराज जी, यानी 1/3 जो सीटें हैं उन पर एक तरह से वोटर्स ने फैसला कर दिया है। कैसे देखा जाए इस दूसरे मरहले को? 62% पोलिंग सेकंड फेज में हुई है देवराज जी। देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन का दौर बढ़ता जा रहा है तो वोट परसेंटेज भी बढ़ती जा रही है। अगर पीछे वाले जो फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हुआ था
उसमें वोट परसेंटेज कम हो रहा था। तो ये एक पॉजिटिव है, संकेत है कि जो जागरूक मतदाता हैं वो वोट परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है जी। रही बात ये कि किसका फायदा किसका नुकसान जी। तो ये आंकड़े बहुत अहम है। और इसके लिए अगर आप देखें पहले जैसे जिस तरह से जो माहौल बन रहा था जी, और उस माहौल को कंट्रोल करने के लिए जो महागठबंधन बना जी, उसके द्वारा बहुत सारी चीजें हैं इसमें कि गठबंधन नेताओं का बना या लोगों का बना, वोटरों का बना, और उनका जो वोट परसेंटेज है क्या वो बढ़ा क्या घटा। तो ये बहुत सारे एनालिसिस करने की जरूरत है। तो उनके आधार पर हम ये बता पाएंगे। बिल्कुल, सवाल ये भी उठ रहा है कि नेता तो मिल गए हैं, क्या जो वोटर हैं या वोट क्या ट्रांसफर होगा, क्या यादव वोट बीएसपी को मिलेगा, दलित वोट समाजवादी पार्टी में आएगा, ये तमाम तरह के सवाल थे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं देवराज जी। जी 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 जी, इसी बात को मैं कह रहा था जी। नहीं तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि यूपी में अगर हम बात करते हैं जिस तरह से 8 सीटों पर की हम बात करें, 2014 में देवराज सिंह जी हम देखते हैं कि यहां पर तमाम की तमाम सीटों पर क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। 2019 में आपको क्या कुछ डिफरेंस लग रहा है सेकंड फेज में अगर हम बात करें, क्या 2014 दोहरा पाएगी बीजेपी 2019 में? देखिए, अगर आप दोनों चीजें हैं इसमें, हमें लग रहा है कि अगर ये महागठबंधन कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी ये सब एकजुट होते तो कुछ लगता कि ये पूरी मजबूत स्थिति में आ जाते। लेकिन त्रिकोणीय जो मुकाबला उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उससे वो स्थिति थोड़ा लग रहा है। और दूसरी बात एक और ये है कि जो नेताओं का तो गठबंधन हो गया है। अगर इस गठबंधन से पहले की बात को देखें तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में क्या क्या संबंध रहे हैं और उनका जो संबंध है जो नेताओं के, उसके साथ ही साथ जनता जो पब्लिक थी, वोटर था, वो भी एक दूसरे को किस तरह चाहते थे। तो ये एक बड़ी चीज है कि कितना उसे स्वीकार पाएंगे। बिल्कुल। इस बीच तो मेरे साथ दो खास मेहमान मेरे साथ और जुड़ गए हैं। अफजल अब्बास साहब लीडर हैं जेडीयू के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा सुरेंद्र राजपूत साहब स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब और अफजल अब्बास साहब दोनों का बहुत इस्तकबाल, वेलकम करता हूं। कुछ देर में कुछ और खास मेहमान इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुरेंद्र राजपूत साहब, दूसरा मरहला भी मुकम्मल हो गया, सेकंड फेज की पोलिंग भी आज मुकम्मल हो गई। हवा का रुख क्या कुछ कह रहा है, कैसे देखते हैं आप आज के इस मरहले को? अबू भाई, बड़ी स्पष्ट रूप से देखिए कि आप हवा का रुख तो अपने आप में बता रहा है, जनता बरखलाफ है नरेंद्र मोदी जी के। अभी मैं सीनियर सहाफी को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि साहब सारे लोग एक जगह हो जाते, ये हो जाता, और वो मिंगलिंग जो है जनता के बीच में नहीं है या फलाने में नहीं है। बट मैं आपको एक चीज बड़ी जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि नेताओं में गठबंधन भले हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन जनता में नरेंद्र मोदी के और भाजपा की कुनीतियों के खिलाफ एक गठबंधन बहुत पूरी तरीके से हो चुका है, जायज गठबंधन हो चुका है। जनता ने तय कर लिया है कि वो लोग, मैं उत्तर प्रदेश के मुतालिक बताऊं, पूरे हिंदुस्तान के मुतालिक बताऊं, जिन लोगों ने 20,000 एम्प्लॉइज की आज जेट में नौकरी छीन ली, जिन्होंने 4 करोड़ 70 लाख लोगों की नौकरियां छीन ली पिछले 4 सालों में डिमोनेटाइजेशन के वजह से, जिन लोगों ने 10 करोड़ नौकरियों का रोजगार का वादा किया था लेकिन 5 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया, जिन लोगों ने किसानों को कहा था कि साहब हम आपके उपज का असली मूल्य देंगे, लेकिन जिन लोगों ने यूरिया में से 5 किलो यूरिया चुरा लिया, एनपीओ को जिन लोगों ने 900 से 1400 रुपए पहुंचा दिया, गैस सिलेंडर को 300 से 1000 रुपए पहुंचा दिया, जनता उनके मुखालिफ है, जनता में गठबंधन है, जनता को मालूम है कि नरेंद्र मोदी को कौन हरा रहा है। और जनता, राजपूत साहब, यहां पर आपने बिल्कुल सही इशू उठाया, लेकिन यहां पर मेरा सवाल यह भी उठता है सुरेंद्र राजपूत साहब कि जनता में गठबंधन हुआ है, जनता मुत्तहिद है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जनता किसके लिए मुत्तहिद है? कांग्रेस के लिए मुत्तहिद है या एसपी, बीएसपी, आरएलडी के लिए मुत्तहिद है या टीएमसी के लिए मुत्तहिद है? आखिर मुत्तहिद किसके लिए है जनता? जनता तो मुत्तहिद है, लेकिन उसका रुझान किसकी तरफ है? देखिए, अब यहां पर
मैं फिर से मैं पूरी तरह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जनता सिद्धांतों के लिए मुत्तहिद है। जनता गांधीवादी, लोहियावादी और अंबेडकरवादी विचारधारा को जिताने के लिए मुत्तहिद है। जनता गोवलकर की और गोडसे की विचारधारा को हराने के लिए मुत्तहिद है और पूरी तरीके से उसे मालूम है कि कहां कौन गोडसे और गोवलकर की विचारधारा को हरा रहा है, कौन नरेंद्र मोदी को हरा रहा है। जनता को मालूम है, हमें मालूम हो या ना मालूम हो। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आपके स्टूडियो में लोग बैठे हैं, हम भी स्टूडियो में बैठे हैं, हम भी अभी क्षेत्र से आए हैं। जनता कह रही है कि भैया घर जाओ, हमें मालूम है कहां वोट देना है। सच्चाई यह है कि गांव गांव में किसान परेशान है अबू भाई। जब उसकी फसल को आवारा पशु चर जाते हैं, उन्होंने उनका नाम रख दिया है कि योगी और मोदी। जनता परेशान है। अभी जेडीयू वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, इनको सुनकर के परेशानी होगी कि जनता को यह सुनने को मिल रहा है कि साहब सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन जो सवाल मैं कर रहा हूं उसका जवाब अगर आपसे मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। मेरा सवाल यह है कि ठीक है, जनता मुत्तहिद हो गई, जनता इस सरकार को हटाना चाह रही, लेकिन जनता किसके हक में मुत्तहिद हुई है? कन्याकुमारी तक साथ में लड़ रही है। मैंने कहा कांग्रेस एक सार्वदेशिक पार्टी है। कांग्रेस राज्यवार गठबंधन बनाए हुए है और जहां कांग्रेस का गठबंधन नहीं है वहां पर उसके साथी जो लोहियावादी, गांधीवादी और अंबेडकरवादी विचारधारा के समर्थक है, पोषक है, वो इस गोडसे और गोवलकरवादी विचारधारा को हराने के लिए कृत संकल्प है। बिल्कुल। अब आपने इशारों में जवाब देने के जवाब दे दिया, कुछ जवाब दे दिया, अलायंस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ अब्दुल हफीज गांधी साहब, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। आपका भी अब्दुल हफीज गांधी साहब बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। जो बात सुरेंद्र राजपूत साहब कह रहे थे, मैं आपके पास भी आऊंगा अब्दुल हफीज गांधी साहब, उस सवाल का जवाब आपसे भी लूंगा, लेकिन अफजल अब्बास साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात सुरेंद्र राजपूत साहब कह रहे हैं कि बीजेपी लहर के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ एक तरह से आवाम में गठबंधन हो चुका है, जनता में गठबंधन हो चुका है और इसका नतीजा 23 मई को पता चल जाएगा। देखिए, किसी को खुश होने के लिए रुका नहीं सकता है। खुशफहमी में मुब्तला कोई भी हो सकता है, वह खुशफहमी में मुब्तला है। और जहां तक सवाल, मैं अपनी अब चूंकि मेरी रीजनल पार्टी में बिहार की बात करूंगा, बिहार से में ही हमारी पार्टी लड़ी है, एक आध दो छोड़ के। जहां तक सवाल है, बिहार में आप आएंगे, बिहार के 5 सीट है और आज जो लड़ा गया, 5 सीट में जेडीयू का ही टोटल जेडीयू लड़ रही है, बीजेपी भी नहीं लड़ रही है। 5 सीट हम जीत रहे हैं और ये 23 तारीख को रिजल्ट बता देगा कि बिहार में कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की लहर है या कि महागठबंधन की लहर है, कि भ्रष्टाचारियों की लहर है कि ईमानदार नेता की लहर है। इस बात समझ में आ जाएगी। नीतीश कुमार ने जिसे काम किया बिहार में, नरेंद्र मोदी के बहुत सारे काम जो बिहार में आए, इससे लगता है कि वहां पे बहुत एक इंटरनल करंट है। सबके वालों कहते हैं कि हम आप इस बार केंद्र में फिर दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार चाहते हैं। मैं अपने बिहार की बात नहीं, लेकिन अफजल अब्बास साहब कहीं ना कहीं मोदी लहर के जरिए आप लोग भी बिहार में हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जेडीयू लड़ रही है तो मोदी लहर के जरिए ही आप लोग। नहीं, आप अगर ये बात करें, मोदी लहर की बात करें, मैं ये क्यों ना मानूं कि दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। आप इसको बाइफरकेट ना कीजिए। बिहार में नीतीश कुमार जी का अपनी एक शिनाख्त है और जिस तरह से बिहार को अपने दम बुलंदियों पहुंचाया, मैं समझता हूं कि बिहार की 11 करोड़ आवाम उसको भूल नहीं सकती है। लास्ट थोड़ा सा पस मंजर में आप जाएंगे अबू हुरैरा साहब, तो याद होगा 2009 के इलेक्शन में जब जेडीयू और बीजेपी साथ थी, उस वक्त हम 22 सीट जीते थे। अब हम 25 सीट पे लड़े थे, 15 सीट पे बीजेपी लड़ी थी। तो उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब तो नहीं थे। इसका मतलब नीतीश कुमार जी का अपना एक वहां पे वजूद है और उस वजूद के बुनियाद पे हम लोग जीत के आए थे। तो सब कुछ मिला जुला के कहा जा सकता है कि ओवरऑल एक गठबंधन, एक समीकरण का भी वोट होता है और साथ साथ नेताओं के नियत पर, नेताओं के छवि पर वोट मिलता है। और मैं समझता हूं कि हमारे नेता की ठीक है। सुरेंद्र राजपूत साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं जी। अफजल अब्बास साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत साहब। एक लाइन पूछना चाहता हूं, तो बड़े ज़हीन इंसान हैं। आप ये देखिए कि कभी बिहार में 2 ठगों का गठबंधन हुआ है और इन 2 ठगों का गठबंधन हुआ। एक का मामला धारा 370 पर क्लियर है, धारा 35A पर क्लियर है कि वो हटाएंगे। आप जरा हमें बता दीजिए बिहार वासियों को भी, क्या आप भी इससे और ट्रिपल तलाक पर आप दोनों की पार्टियों में कौन सा समझौता हुआ है?
देखिए आपको शायद तो थोड़ा सा आप चूंकि मेरे पास स्क्रीन नहीं है, टीवी नहीं है कि मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन इतना बता दूं कि शायद आप जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के अलायंस को आप देख ले। 95-96 में जब समता पार्टी बनी, उसके बाद से जेडीयू मर्ज हुआ, समता पार्टी जेडीयू मर्ज बनी, और वाजपेयी जी की जब सरकार बनी, सीधा बता दीजिए ना 370 पर, ट्रिपल तलाक पर और 35A पर आपका रुख क्या है? नहीं, अरे मैं आज वही तो मैं कह रहा हूं, मैं उसके डिफर करता हूं। मेरे मैनिफेस्टो में इसके पहले उठा के देख लीजिए। बीजेपी का सिद्धांत, बीजेपी के साथ हम पॉलिटिकल समझौता में उसूलों का समझौता नहीं है। आपको कितने बार बताया, बराबर मैं टीवी चैनल में बोल रहा हूं, और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो अबू भाई कहां पर छुछुंदर की लड़ाई कैसे चलेगी, हम समझौता आप बताइए ना। अफजल अब्बास साहब, आप हंस रहे हैं, अफजल अब्बास साहब हंस रहे बीजेपी की गवर्नमेंट। मैं जवाब, अपने हंसे ने जवाब ले लिए पहले ना। इसके पहले वाजपेयी जी की सरकार में थे, तब भी ये समझो, तभी समान आचार नागरिक संहिता में भी बता दीजिए सर, हंसने से फायदा नहीं है आपको। आप बता दीजिए राम मंदिर पर भी आपका मसला क्या, आप बता दीजिए ना कि राम मंदिर पर समान आचार नागरिक संहिता पर 370 पर 35A पर आपका रुख स्पष्ट कर दीजिए। और अगर वो रुख आपका बीजेपी से बरखिलाफ है तो आप साथ में क्यों है? सिर्फ बिहार की जनता को ठगने के लिए? हमारे साथ चुनाव जीतेंगे और बिहार में उन ठगों के साथ आप सरकार चलाएंगे लूटने के लिए? सुनिए बिहार की जनता का, सुनिए बिहार की जनता को ठगने के लिए नहीं है। हम अपना असूल बता चुके। आर्टिकल 370, 35 सर उसूल तो आपके ये है कि आप जब चाहते हैं 370 पे समझौता कर लेते हैं, जब चाहते हैं ट्रिपल तलाक पे समझौता कर लेते हैं। आप जैसा ठग नहीं है कोई। कब गलत बोले, कब नहीं किया आपने? गलत बोले, कब समझौता किया? गलत बोले अपने चैनल पे। आप मुद्दा क्या है बताइए कब किया? बोलिए ना। मैंने विरोध किया, राज्यसभा में विरोध किया, मैंने विरोध किया। मैं तो फिर साथ क्यों हैं आप? मैंने कहा अपनी बात करें, भाजपा की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं। अरे भैया आप लोग मारपीट किए, मैं होती समाजवादी मारपीट किया गेस्ट हाउस में, आज एक हो गए। भाई ये स्टैंड है इनका, सिर्फ सत्ता के लिए स्टैंड नहीं है, समझौते कर ले, लूटने के लिए जो चाहे समझौते कर ले। ये है बिहार आपको जो बोलना बोल लीजिए। सत्ता के लिए तो आप भी गए, मैं कौन सा बोल रहे मुझे पता नहीं है, सही कह रहे थे, मुझे पता नहीं कौन सा बोल रहे। खराब है नहीं। अफजल अब्बास साहब आपके साथ तो सुरेंद्र राजपूत साहब हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, सीनियर लीडर है कांग्रेस के। सुरेंद्र राजपूत साहब लखनऊ से हैं। अच्छा नहीं, हमारा डीएनए कल भी अच्छा था। आप शायद अपने बारे में सोच लें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आपकी जुबान का मैं जवाब दे रहा हूं। कल भी मेरा डीएनए था, ठीक था, और आज भी है। ठीक है, मैं अब्दुल हफीज गांधी को भी जोड़ लेता हूं, अब्दुल हफीज गांधी साहब को भी जोड़ लेता हूं। अफजल अब्बास साहब सीट पे आ गए, क्या अफजल अब्बास साहब, मैं अब्दुल हफीज गांधी साहब को भी जोड़ लेता हूं। अब्दुल हफीज गांधी साहब भी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। जी देखिए, अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा पाला पलटने में तो जेडीयू का बनेगा। मैं अफजल अब्बास साहब से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 1,25,000 करोड़ रुपए बिहार को देने की बात कही थी। कितना पैसा बिहार सरकार के पास आ गया? दूसरा मेरा सवाल यह है कि स्पेशल राज्य के दर्जे की मांग जेडीयू हमेशा करता रहा है, लेकिन जब से ये बीजेपी के पाले में बैठे हैं इन्होंने स्पेशल राज्य की मांग जो है ठंडे बस्ते में डाल दी है। तो क्या आप स्पेशल दर्जे की मांग 1,25,000 करोड़ रुपए जो मोदी जी ने बिहार से वादा किया था, क्या इस तरह के सवाल पूछेंगे? और जो सृजन घोटाला हुआ, क्या सृजन घोटाला आपने और होने के बाद क्या आप बीजेपी की शरण में इसलिए गए हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी आपके खिलाफ ना हो? आपकी चाहे वो मंजू वर्मा हो जो कि महिला उत्पीड़न के लिए और जिस तरह से वहां पर शेल्टर होम में केसेस हुए, उसके बाद जिस तरह से आपने पासा पलटा और जिस तरह से जो आपका डीएनए खराब था वो डीएनए सही हो गया, क्योंकि मोदी जी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। मोदी जी ने आपका डीएनए पहले खराब बताया और उसको सही भी कर दिया। तो क्यों आप पाला पलटते हैं? 1,25,000 करोड़ रुपए कहां पर है? और जो बिहार को स्पेशल दर्जे की आप मांग बार बार करते हैं वो आपने ठंडे बस्ते में क्यों डाल दी? अफजल अब्बास साहब, क्या वाकई में मजबूरी है जेडीयू की बीजेपी के साथ जाना, जिस तरह अब्दुल हफीज गांधी साहब कह रहे हैं?
अरे कोई मजबूरी नहीं, मेरी मजबूरी कोई नहीं, गठबंधन कोई मजबूरी नहीं है। हम साथ में एक विचार बनी, क्या या चोरों के साथ बैठ के शासन करते। हमने तो यही कहा था ना कि पब्लिक डोमेन में आके तेजस्वी बोलते, क्यों नहीं वो इसमें सवाल नहीं खुल रही। अरे ये बताइए 750 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ, उसमें क्या हुआ? सुशील मोदी जी का नाम आया। आप सुनिए, आप क्या कर रहे हैं उसके अंदर? सीबीआई इंक्वायरी कहां तक पहुंची है? जवाब बताइए। अरे सवाल 1,25,000 करोड़ रुपए कहां पर है बिहार को, जो मोदी जी ने वादा किया था? आज आप उनकी गोद में बैठे हुए हैं। बिहार का स्पेशल स्टेटस कहां पर है? आज उनके आप गोद में बैठे हुए हैं। क्या मतलब की वजह से आप गठबंधन करेंगे? आपने जो है बिहार में जनमत चुराने का काम किया। माननीय नीतीश कुमार जी सबसे ज्यादा पलटने वाले नेताओं में, उनकी कोई विचारधारा नहीं। ठीक है गांधी साहब सुन लीजिए, कोई विचारधारा है तो गांधी साहब सुन लीजिए जी अफजल अब्बास साहब, मेरे सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब तो लीजिए। मैं सवाल का जवाब दिया, तो उसके बाद से कोई किसी और को मौका दीजिएगा। ठीक है सवाल आपने कहा बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे थे आप। बिल्कुल विशेष राज्य का दर्जा आज भी कायम है। रहा सवाल कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, प्रवक्ता महोदय से, बार बार हम लोगों ने कहा था, पी चिदंबरम साहब उस वक्त थे, क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? एक अखबार में आर्टिकल छप गया कि कुछ संशोधन किया जा रहा है। आपने 10 साल मोदी जी से क्यों नहीं मांगा आपने? एक भी बार मांगा आपने? अब आप पिछली सरकारों का छोड़िए, जिस सरकार के साथ एक भी बार मांगा आपने? गठबंधन बनाने के बाद एक भी बार मांगा स्पेशल राज्य का? अरे आप मतलबी लोग हैं, सत्ता लोलुपता के लोग हैं, आपको सिर्फ सत्ता से लालच है और कोई नहीं, और इसलिए पलटने का काम करते हैं। आपकी कोई विचारधारा नहीं है, आपको कोई बिहार का स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए। 1,25,000 करोड़ रुपए कहां पर है बताइए? आप तो दानी है, अब लालची नहीं, आप दानी है। अरे आप तो लालची नहीं, अब दानी है। अरे आप बताइए ना, क्या कर रहे हैं बिहार के लिए? सिर्फ पलटने का काम करेंगे, कोई विचारधारा है कि नहीं है? ठीक है मैं अब्दुल हफीज गांधी जी, 60,000 करोड़ के 65,000 से ज्यादा 65,000 करोड़ से ज्यादा केंद्र से राशि गई है। 13,300 करोड़ मेट्रो के लिए किसने दिया? केंद्र दिया या आपने दिया कि हमने दिया? ठीक है अब्दुल हफीज गांधी साहब, जेडीयू खुश है, लगभग जेडीयू खुश है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, अब उस पर मेरे ख्याल से सवाल न उठाया जाए। ठीक है अफजल अब्बास साहब जब कह रहे हैं कि वो खुश हैं, स्पेशल स्टेटस नहीं दिया लेकिन फिर भी वो खुश हैं। स्पेशल स्टेटस नहीं दिया मोदी सरकार ने, लेकिन वो खुश हैं। ठीक है, मैं अब्दुल हफीज गांधी साहब आपके पास चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, मैं तो गलत कर रहा हूं। नहीं तो आप लोग उसकी मांग कहां कर रहे हैं? आप तो उसी पर खुश हैं। 5 साल निकल गए अफजल अब्बास साहब। कौन कह रहा कि नहीं मांग कर रहे हैं? आज भी आपके चैनल से मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हमारी डिमांड यही है, इससे हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब वो बहाना, वो अब क्राइटेरिया की बात होती है, संशोधन की बात, अमेंडमेंट की बात की, तो केंद्र सरकार करे। मांग आज भी मेरा है बिहार के लिए। अरे हो गया होता तो सीमित साधनों पे नीतीश कुमार ने कहां तक पहुंचाया। अगर स्टेटस मिल गया होता तो बिहार और कहीं और बुलंदी पे गया होता। ठीक है अब्दुल हफीज गांधी साहब, क्योंकि इशू थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। दिल्ली भिजवाए थे, उसका क्या हुआ? अब्दुल हफीज गांधी साहब, थोड़ा सा इशू डाइवर्ट हो गया, बिहार की तरफ हम लोग जेडीयू की तरफ चले गए। मेरा सवाल जो सुरेंद्र राजपूत साहब से बात हो रही थी, सुरेंद्र राजपूत साहब ने यही कहा कि आवाम जो है इस बार उसमें आवाम में एक गठबंधन हो गया, एक इत्तेहाद हो गया, एक अलायंस हो गया कि वो इस सरकार के खिलाफ इस सरकार को हटाना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल राजपूत साहब से जो था वही सवाल आपसे भी है कि जो आवाम में गठबंधन हुआ, जो इत्तेहाद हुआ, किसके लिए हुआ है? आप लोग तो अलग अलग खड़े हैं, कांग्रेस के लिए हुआ है, एसपी बीएसपी आरएलडी के लिए हुआ है, आखिर वो गठबंधन आवाम में हुआ किसके लिए? ये कैसे हम समझेंगे? देखिए मैं सुरेंद्र राजपूत जी की नेता विहीन गठबंधन है, और मैं ये मानता हूं कि गठबंधन गठबंधन है, लोगों से आया है। एक आपने तो नीतीश कुमार जी ने डिनर कैंसिल कर दिया था मोदी जी का, याद है आपको? और उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए आप। आपने डिनर कैंसिल क्यों किया था, ये जनता को बताइए। आपने डिनर इसलिए कैंसिल किया था कि वो सेकुलरिज्म की राजनीति नहीं करते हैं, कम्युनल राजनीति करते हैं, आरएसएस के खिलाफ बोलते थे और आरएसएस की गोद में आप जाकर बैठ गए। तो आपको मोरालिटी की, आपको नैतिकता की बात करने का कोई भी अधिकार नहीं है, और इसीलिए शायद पूरी बिहार की जनता नीतीश जी को पलटू राम कहती है। ठीक है गांधी जी, जो मेरा सवाल है उसका मैं जवाब चाह रहा हूं। अगर दंगों की लिस्ट की ना हो तो आपको मुंह दिखाने के लायक कांग्रेस नहीं रहेंगे।
ठीक है, अफजल अब्बास साहब सुन लीजिए, मैं फिर आऊंगा, आपको मौका दूंगा, मुझे ब्रेक पर भी जाना था। फरवेजगंज में जो दंगा हुआ था वो किसके दौरान हुआ, ये बताइए। फरवेजगंज में जो दंगा हुआ वो किसके दौरान हुआ? आप तो जो है दंगाइयों को अपनी गोद में बिठा ले हुए हैं, जो लोग लिंचिंग करा रहे हैं उनको आप गोद में बिठा ले हुए हैं, आप उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनकी विचारधारा पे चल रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि आपको सत्ता चाहिए। आपने बिहार में एक तरह से लोगों का जो मैंडेट था उसको चुराने का काम किया है। आपने सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम किया है। आज आप मनुवादियों की गोद में जाके बैठे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई कमजोर कर रहे हैं, गरीब की लड़ाई कमजोर कर रहे हैं, मजदूर की लड़ाई कमजोर कर रहे हैं, नौजवानों और किसानों की लड़ाई कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि जिन शक्तियों के साथ आप बिहार में सरकार बनाकर बैठे हुए हैं वो मनवादी लोग हैं। वो चाहते हैं संविधान को खत्म करना, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं, और आप उन्हीं की गोद में जाके बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं देवराज जी आपके पास आऊंगा। अफजल अब्बास साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं ब्रेक के बाद फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन देवराज सिंह जी बहुत मुख्तसर में मुझे जवाब दीजिए कि सेकंड फेज की आज पोलिंग हो गई, क्या इससे एक रास्ता मिलेगा, इससे एक हवा का रुख अब एक तरह से तय हो जाएगा कि चुनाव आखिर जा किधर रहा है? देखिए, इससे अभी कोई हम कह नहीं सकते कि अभी जो रिजल्ट जो बताएगा उससे क्लियर होगा, क्योंकि जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन के बारे में अभी जो वोट परसेंटेज जो कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है, और ये जो वोट परसेंटेज है नेचुरल नहीं रहे, इनका जो अलायंस है नेचुरल नहीं है किसी का भी, ये हम जानते हैं। तो ये कितना फर्क डालेगा, ये रिजल्ट जब आएंगे तब कुछ अलग होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, बिहार में गठबंधन की बात कर रहा हूँ है क्या? मैं देखिए, नेचुरल कोई भी नहीं है, गठबंधन नेचुरल है। आप मुझे ऐसा लग रहा है नेचुरल कोई नहीं, इस तरीके की वो कर रहे हैं, गठबंधन को नेचुरल नहीं बता रहा हूँ, और वो मैं सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं किसी भी गठबंधन को नेचुरल नहीं बता रहा हूँ। गठबंधन हो रहा है इसलिए हो रहा है कि चुनाव हार न जाए हमारी पार्टियां, इसलिए कोई भी पार्टी होता ही किसी को भी नेचुरल अगर होता तो एक पार्टी में होते, नेचुरल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो वोटर हैं वो खिलाफ रहे, नेता खिलाफ रहे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, और जनता के बीच में नहीं है ना। और आपकी जो स्थिति है, कांग्रेस की क्या स्थिति है 1993 से लेकर आज तक, वो मुझे पता है। 7-8% से ज्यादा अभी तक कांग्रेस अपना आधार नहीं बना पा रही है उत्तर प्रदेश में। 7-8% से कोई आधार नहीं है कांग्रेस का, और इस बात को अब आप कह रहे हैं। ठीक है, नेता ऐप सर्वे के जरिए जो आज हमने सवाल किया है, इस सवाल का सर्वे भी आ गया। हमारा आज का सवाल था कि क्या बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल सीट से टिकट देकर कांग्रेस को चुनौती देने की कोशिश की है? यह आज का हमारा सवाल था, और इस सवाल पर जो हमने सर्वे कराया था उसका जवाब भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। 58.41% लोगों ने कहा कि हां, कांग्रेस को चुनौती देने के लिए प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, जबकि 24.99% लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, जबकि 16.6% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सवाल यही था कि क्या बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल सीट से टिकट देकर कांग्रेस को चुनौती देने की कोशिश की है, जिसमें 58.41% लोगों ने कहा कि हां, कांग्रेस को चुनौती देने के लिए प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। मैं सुरेंद्र राजपूत साहब आपके पास ही आना चाहूंगा कि भोपाल में अब जो सियासी जो मैदान तैयार हो रहा है और जिस तरह से बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतार दिया है, क्या वाकई में यह एक चुनौती है कांग्रेस के लिए? देखिए, सच्चाई ये है अबू भाई, अगर हम कहें चुनौती नहीं है तो भी हम झूठ बोलेंगे, और अगर हम कहेंगे कि चुनौती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का कद पद अनुभव बहुत बड़ा है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और नर्मदा यात्रा करने के 4000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में उनकी पकड़ है। और रही बात प्रज्ञा ठाकुर क्या है क्या नहीं है, हमें नहीं, बीजेपी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। बीजेपी ने बता दिया है कि आगे का चुनाव हम किन एजेंडों पर लड़ेंगे। बीजेपी ने बता दिया है कि चुनाव हमारे न तो रोजगार के वादे पूरे हो पाए, न काले धन के वादे पूरे हो पाए, न 15 लाख की जुमलेबाजी पूरी हो पाई, न किसानों की समस्या पूरी हो पाई, न नौजवानों की समस्या पूरी हो पाई, न स्मार्ट सिटी बन पाई, न बुलेट ट्रेन आ पाई, और न ही यूएन को में परमानेंट सीट मिल पाई, न पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो पाए, और न ही चीन को लाल आंख दिखा पाए। हमारे पास अगर कोई
चीज है तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके की एक बदमिजाजी है। इस तरीके से वो लोग करना चाहते हैं। वो चुनाव लड़ सकती हैं, भारत का कानून कहता है चुनाव लड़ेंगी तो चुनाव लड़ें, उनका स्वागत है। और हमें उम्मीद यह भी है कि दिग्विजय सिंह जी के जब खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगी तो भोपाल का जो शांत वातावरण है, भोपाल की जो झील की जो नगरी है, उनका भी मानसिक स्तर वहां पर शांत होगा, उन्हें भी सद्बुद्धि आएगी, ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि देगा और वो नफरत की राजनीति से दूर होंगी। चुनाव लड़ें, उनका स्वागत। लेकिन चुनाव का रिजल्ट क्या होगा ये सबको पता है। अफजल अब्बास साहब एक तरफ काम करने वाले नेता के रूप में जाने। जी जी ठीक है। अफजल अब्बास साहब, जो बात सुरेंद्र राजपूत साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारकर बीजेपी ने अपना एजेंडा एक तरह से साफ कर दिया है, क्योंकि आप बीजेपी के सहयोगी हैं। आज बीजेपी का कोई लीडर हमारे साथ नहीं जुड़ा है किसी वजह से, इस वजह से ये जवाब इसका मैं आपसे ही चाह रहा हूं। नहीं तो ये सवाल ये सवाल बीजेपी का, लेकिन हमसे जब पूछे अलायंस पार्टनर होने के नाते मेरा एजेंडा अलग है। और आज सवाल चुनाव लड़ने की बात है, संविधान इजाजत देता है, अगर वो कानून के दायरे से लड़ सकते हैं तो लड़े, उसमें कोई इतराज नहीं है मुझे। अब लेकिन उन पे जो केसेस है वो जो जग जाहिर है, मैं इस पे कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन इसका जवाब सही से जवाब बीजेपी ही देगी। बिल्कुल। हमारे साथ तो गुलरेज शेख जो कि बीजेपी लीडर है मुंबई से, वो भी हमारे साथ इस इश्यू पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। गुलरेज जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके यहां से भोपाल की सीट से ही गुलरेज शेख साहब, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, आप लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का जो एजेंडा था वो अब साफ हो गया। नहीं, कैसा एजेंडा साफ हो गया है? देखिए, हम तो शुरू दिन से एक बात कहते आए हैं कि प्रज्ञा जी निर्दोष हैं, उनको फंसाया गया था केवल एक पॉलिटिकल विंडेता के तहत। और प्रज्ञा जी का आज का आप ट्वीट चेक करें, उन्होंने क्या कहा है कि झूठ मत फैलाओ, किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। हाँ, ध्रुवीकरण हो रहा है राष्ट्रवादियों और राष्ट्र विरोधियों के विरुद्ध, ये खुद प्रज्ञा जी ने आज कहा है। तो क्या एजेंडा? हमारा एजेंडा तो राष्ट्रवाद का एजेंडा, हम कभी नहीं छोड़ेंगे सर। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत साहब, जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे अब्दुल हफीज गांधी साहब के पास जाना। जी हाँ, मैं बड़ी छोटी सी बात अबू भाई कहता हूं, इस देश में राष्ट्रद्रोही कौन है सिर्फ इतना बता दे। हम तो मानते हैं भाजपा भी राष्ट्रवादी है, कांग्रेस भी राष्ट्रवादी, सपा बसपा जेडीयू वाले सब राष्ट्रवादी हैं। इस दुनिया हिंदुस्तान में राष्ट्रद्रोही तो कोई है नहीं, और राष्ट्रद्रोहियों को चुनाव लड़ने की इजाजत भी नहीं है। तो ये राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोहियों के बीच में कैसे चुनाव हो गया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दोनों ही राष्ट्रवादियों के बीच में चुनाव है। कांग्रेस तो ये कहती है, कांग्रेस तो मोहब्बत की राजनीति करती है, कांग्रेस नफरत की राजनीति नहीं करती। ये राष्ट्रद्रोही चुनाव कैसे लड़ सकते हैं भाजपा के शासन में, ये जरा बता दीजिए। गुलरेज शेख। हालांकि मुझे आवाज नहीं आई, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं इनकी बात समझा, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं। आज ही प्रूव हो जाएगा टीवी पर ही, ये एक ऐसे कांग्रेसी का नाम बता दे जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा हो और अंग्रेजों ने उसको फांसी चढ़ाई हो। ये एक का नाम दे दें, एक का नहीं दे पाएंगे, इनसे पूछ लें आप। ठीक है, चलिए, मैं तो एक नहीं, मैं तो 1000 देता हूं। आज की डेट में अगर सुभाष चंद्र बोस जी थे तो वो कांग्रेसी थे। आपने ना भगत सिंह को पढ़ा, अगर भगत सिंह को आप एक बार पढ़ लेते, सुखदेव को, राजगुरु तो आपने कांग्रेस से निकाल दिया था सर। सर, आप अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, आप अंग्रेजों के रिफॉर्मर रहे हैं। आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह से कांग्रेस के संबंध क्या थे, और आसफ अली के पिता के क्या संबंध थे, किसका चुनाव लड़ा और किसने। अरे गुलरेज शेख साहब, सुन लीजिए, आप लोग राष्ट्रद्रोही थे उस वक्त, आप लोग अंग्रेजों के गुलाम थे उस वक्त, आप लोग अंग्रेजों के चाटुकार थे और आप लोग अंग्रेजों के दलाल थे, आप लोग इन्फॉर्मर थे, आप लोग जो बटकेश्वर दत्त की जो वो है, क्या नाम, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को फांसी दिलाने वाले थे आप लोग चंद्रशेखर आजाद को फांसी दिलाने वाले लोग, नेहरू जी थे। आप लोगों को मालूम नहीं है, आप लोगों को तो पता ही नहीं कि भगत सिंह ने यह कहा था कि मेरा बड़ा भाई है जवाहरलाल नेहरू। अगर मुझसे बड़ा कोई है इस हिंदुस्तान में तो वो सुभाष चंद्र बोस, और उनसे भी बड़ा कोई है तो जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
उस समय था क्या? अरे थोड़ा आप पढ़ तो लिख कैसे करके आया मूर्खता करो। की बात कर रहे हैं सर? मैंने आपके कहा जैसे ना, वरिष्ठ थोड़ा प्रवक्ता पढ़ लिख से करके ऐसी आया अपेक्षा करो। नहीं करता जब हम मैं लाठियां कि खा आप रहे थे बताएं मुझे, जब 1942 में, चंद्रशेखर तब आजाद को तुम्हारे या श्यामा भगत सिंह प्रसाद को मुखर्जी शहीद किया गया मुस्लिम था, लीग उस की समय के सरकार में आरएसएस बना था। मुख्यमंत्री बने हुए थे। मैंने कहा ना देखिए, कि जब हम लाठियां खा रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, तब तुम्हारे श्यामा एक प्रसाद नाम मुखर्जी नहीं दे पा रहा जो मुस्लिम व्यक्ति लीग के वो बोलता है कि हमने आजादी की जंग लड़ाई लड़ चाट ली। रहे थे अरे और हम कितना लोगों मूर्ख को बनाओगे लाठियां मार सर, रहे थे। कितना मूर्ख बनाओगे? देखो मैंने एक्सपोज कर दिया था, मिर्ची लग रही है। मैंने कहा ना गुलरेज भाई, थोड़ा सा पढ़ लिख करके आया करो। ये जो संघ शास्त्र की किताबें हैं, ये तुम्हें बिल्कुल जहरीला बना देंगी। अच्छा सर, ये बताया मुझे कि संघ आरएसएस शास्त्री की मत बनो, स्थापना थोड़ा कब हुई? अच्छी किताबें पढ़ो। RSS ठीक है, की ठीक है, नहीं, स्थापना कब ठीक है, हुई? ठीक है। नहीं, देखिए, ठीक है, गुलरेज शेख, बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई। गुलरेज शेख, बात पूरी हो गई। मैं अब्दुल हफीज गांधी साहब आपकी बात सुनना पढ़ चाहूंगा। लिख करके आया करोगे तो मेरे ख्याल ठीक से है, ठीक हो ठीक है। जाएगा। सुरेंद्र साहब, कितने सुरेंद्र राजपूत साहब, बात हो गई। झूठे गुलरेज शेख, लोग बात हो गई हैं। आपकी। गुलरेज शेख, बात हो गई। अब्दुल हफीज गांधी साहब, अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर को अगर टिकट दिया गया तो इस पर एतराज क्यों हो रहा है? या दूसरा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर प्रज्ञा ठाकुर जैसे जिन पर मालेगांव धमाके को लेकर इल्जाम है, ऐसे कैंडिडेट को बीजेपी को आखिर क्यों लाना पड़ा? ये दो सवाल उठते हैं यहां पर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि प्रज्ञा ठाकुर जी की जगह और किसी पार्टी ने अगर टेररिस्ट एक्यूज को टिकट दिया होता तो जेडीयू का और भारतीय जनता पार्टी का क्या उस पर मत होता अगर वो किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते। तो यहां पर डिबेट पूरी तरह से साबित हो जाती है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर दी हैं कि एम्प्लॉयमेंट इनके लिए कोई मसला नहीं है, गरीबी हटाओ इनके लिए कोई मसला नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था इनके लिए कोई मसला नहीं है, जो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं वो इनके लिए कोई मसला नहीं है, सड़क बिजली पानी इनके लिए कोई मसला नहीं है। इनके लिए अगर कोई मसला है तो वो इमोटिव इशूज हैं जिसको ये उठाना चाहते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के चेहरे चाहिए जहां पर ये इश्यूज को डाइवर्ट कर सकें। और भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा, झूठ, लाइज, इसमें जो है इनको पीएचडी हासिल है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास अचीवमेंट्स नहीं है दिखाने के लिए। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, 6.1% जो है बेरोजगारी बढ़ चुकी है, जो कृषि विकास दर है, जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो 2.9% हो चुका है, जो पहले 4.9% था। क्या मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लाया गया? क्या सच्चाई यही है बीजेपी की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, बिल्कुल भी झूठ बात है ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजलूमों के साथ, पीड़ितों के साथ, वंचितों के साथ, शोषितों के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है। और इस महिला के ऊपर जिस प्रकार की जुल्म ज्यादती की गई थी तो उसको उसका उचित स्थान दिलाना आवश्यक था। और माननीय दिग्विजय सिंह जी, देखिए मैं अभी भी इज्जत से ही बोलूंगा, दिग्विजय सिंह जी का भी उसमें रोल था। तो चूंकि उनका रोल था, और लोकतंत्र में जो बदला लिया जाता है वो लोकतांत्रिक बदला होता है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं और हमारा जो विश्वास है लोकतांत्रिक पद्धतियों पर है, इसलिए प्रज्ञा जी को टिकट दिया गया। और मैं उज्जैन से आता हूं और उज्जैन में प्रज्ञा जी काफी लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम कर चुकी हैं। और वो सभी समाजों से, हिंदू हो मुसलमान हो, सभी से जुड़कर काम करती रही। बिल्कुल, टिकट देके पार्टी ने एक तरह से उन्हें इनाम भी दे दिया। गुलरेज शेख, पार्टी ने उन्हें इनाम भी दे दिया। नहीं, इनाम नहीं दिया, हमने उनको न्याय किया। ये इनका न्याय झूठा होता है। न्याय की बात तो न्याय की बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं। न्याय की बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं आपको उस न्याय की तो मैं पोल खोलने वाला हूं ना। अभी गांधी जी बोल रहे थे कि अर्थव्यवस्था की बातें, रोजगार की बातें। अरे गांधी जी आप बताएं, मैं भारतीय जनता पार्टी का डाटा नहीं दूंगा। टाइम मैगजीन, विश्व प्रसिद्ध मैगजीन है, सरदार मनमोहन सिंह जी का फोटो लगाकर उन्होंने लिखा था एनएसएसओ का डाटा भी दीजिए कि नहीं दीजिए। बैंक ने और IMF एनएसएसओ का डाटा है, एनएसएसओ के चेयरमैन ने रिजाइन किया, आरबीआई के गवर्नर, दो गवर्नर रिजाइन करके चले गए। आ गई तो क्या सुप्रीम वो कोर्ट के 4 जजेस बाहर आते हैं, वो कहते हैं लोकतंत्र जब आप बताइए मुझे कि इतने जो घर बने, इतने टॉयलेट्स बने, आप देश को कहां तक ले जाएंगे? का जाल बिछा, क्या उसमें रोजगार नहीं हुआ? क्या 15.5 करोड़ से ज्यादा जो माइक्रो फाइनेंसिंग के माध्यम से हालत यह है टॉयलेट में पानी नहीं है, आपने गड्ढे खोद के मुद्दों पर तो बात ही नहीं हो रही, मुद्दों पर तो बात ही नहीं हो रही है, वरना इलेक्शन कमीशन को इस तरह के कदम बार-बार उठाने पड़ते हैं। मुद्दों पर तो बात ही नहीं हो रही है।
मैं देवराज सिंह जी लेकिन आपके वो पास आना कांग्रेस चाहूंगा। जाके देवराज पानी सिंह पी लेते हैं जी, टॉयलेट इतना तो लेकिन ये सच है कि इतना साफ हो गया कि भोपाल की सीट पर मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। देखिए, भोपाल की जो सीट है, बीजेपी इस पर रही है 25-30 साल से, और यहाँ पर जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका जो राजनीतिक भविष्य है, क्योंकि उन्होंने जब चीफ मिनिस्टरशिप से जब हटे थे तो उन्होंने 10 साल के लिए संन्यास लिया था, चुनाव नहीं लड़ेंगे वो पार्लियामेंट का। तो इस जगह जो चुनाव जहाँ से वो चुनाव लड़ा जा रहा है भोपाल से, तो यहाँ का जो रिजल्ट है वो बताएगा, क्योंकि अगर रिजल्ट पुराने देखें तो किसके पक्ष में जा रहा है। तो यहाँ पर जो दिग्विजय जी का जो भविष्य है वो निर्धारित होगा राजनीतिक रूप से आगे। तो मैं इसे इस तरह से देखता हूँ, पुराने चुनावों के रिजल्ट को देखते हुए यहाँ पर जो दिग्विजय जी हैं कितना अपनी पोजीशन को बचा पाएंगे। बिल्कुल। मैं सुरेंद्र राजपूत साहब आपके पास आना चाहूंगा कि अमित शाह ने आज एक बयान दिया कि जैसे जैसे एक एक चरण और जो मरहले हैं, जो फेजेस हैं वो बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मोदी लहर का असर बढ़ता जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी लहर का असर बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। क्या वाकई में यह सतह पर, यह तल पर नजर आ रहा है? अबू भाई, एक बड़ा पुराना शेर था ना कि जिसको ये गुरूर है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है या नशे में है। अब अमित शाह जी अब नशे में रहे मोदी जी के, वो उनका अपना मामला है। जनता ने जो दिखा रहे, जनता ने तो कर्नाटक में भी दिखाया, जनता ने राजस्थान में भी दिखाया, जनता ने मध्य प्रदेश में भी दिखाया, जनता ने छत्तीसगढ़ में भी दिखाया, जनता ने आंध्रा में भी दिखाया, जनता ने वहां ऊपर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी दिखा दिया। अब अगर उनके बाद उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो क्या नाम, उनको भगवान भला करे उनका, क्योंकि अल्लाह भला करेगा तो कह देंगे कि लीजिए साहब सांप्रदायिक कर दिया, अल्लाह तो हमारा ही नहीं है, तो ये कहने लगते हैं जाकर के अमित शाह साहब लोग। तो सच्चाई ये है कि पिछले एक साल में जितने चुनाव हुए हैं अबू भाई, और पिछले एक साल में जितने उपचुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हों, वो कर्नाटक में हुए हों, वो मध्य प्रदेश में हुए हों, राजस्थान में हुए, उपचुनावों की भी बात कर रहा हूं, उन सारे उपचुनावों में देख लीजिए और सारे चुनावों में देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी लहर है, किसकी सुनामी है, किसका क्या है। कमल पीछे है मेरे। ठीक है, लेकिन गुलरेज शेख जी किस मोदी लहर की बात कर रहे हैं? उस मोदी लहर पर सुरेंद्र राजपूत साहब ने कांग्रेस बार सवाल उठाते हैं। नहीं, जो कलिमा मैंने बोला सुरेंद्र जी पढ़ के दिखा ले। चलिए मैं छाती ठोक के कहता हूं ये नहीं पढ़ पाएंगे। अब उनसे बोल रहा हूं ना। नहीं, अब सुरेंद्र राजपूत साहब से आप क्यों? एक मिनट अबू भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं, गुलरेज शेख देखिए, जितना आता था सुरेंद्र राजपूत साहब ने पढ़ दिया, लेकिन गुलरेज शेख ये धार्मिक मसला है। क्या पढ़ दूं भाई? गुलरेज शेख ये धार्मिक मसला, आप उसमें कहां जा रहे हैं? गुलरेज शेख आइडेंटिटी क्राइसिस से गुलरेज शेख आप नहीं, बिला वजह की बात मत कीजिए, बिला वजह की बात मत कीजिए। मोदी लहर की बात हो रही है, आप उसकी बात कीजिए। आप बताओ, हमने पढ़ दिया। नहीं अबू भाई, हमने तो वो भी पढ़ दिया। आप बताओ गुलरेज क्या करोगे? जो दिख नहीं रही अंडर करंट जो है ना, मैं जमीन का नेता हूँ, जमीन पे घूमता हूँ, मैं देखता हूँ। आप इस बदतमीजी की जो बात कर रहे हो, आप अल्लाह मियां को अपने बीच में ला रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? मिली वो लोग, आपको मालूम है कि आपने क्या किया? महिलाओं की अस्मिताएं हम तो हमेशा कहते हैं अल्लाह मियां दुआएं देते हैं, और वो उनके आसपास वाले तक भी वोट करेंगे हमारे फेवर में। तो ये मोदी वेव नहीं है, मोदी सुनामी है। देखिए, अमित शाह जी है ना, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उदार व्यक्ति है, इसलिए खुल के बहुत सारी बातें नहीं बोलते हैं वो। गुलरेज शेख जो मैं बोल रहा हूँ, गुलरेज शेख ये इतना उदार व्यक्ति है। अब किसकी उदारता हम देख रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जो बात सुरेंद्र राजपूत साहब ने भी उठाई कि मोदी लहर आखिर कहां दिख रही? आप तो भोपाल से आते हैं, मध्य प्रदेश में अभी हार हुई है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, फिर किस मोदी लहर की आप बात कर रहे हैं? बात करते हैं भाजपा वाले, रे शर्म नहीं आती? नहीं, ये जो हार हुई ना 3 प्रांतों में, उसने इस जो मोदी लहर को सुनामी में तब्दील कर दिया। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में राहुल गांधी जी स्वयं किसानों का झूठा वादा किया उनको कि हम आपकी ऋण माफी कर देंगे। उन्होंने युवाओं को झूठा वादा किया कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन जब ये सब नहीं हुआ तो लोगों के अंदर एक रोष है कांग्रेस के प्रति, एक चिढ़ है, एक घृणा का भाव है, और ये भाव ने हमको नुकसान
ठीक है, मैं अफजल अब्बास साहब से भी समझ लेता हूँ। अफजल अब्बास साहब सहयोगी हैं बीजेपी के। कर्जा ठीक है, माफ हो चुका है, लेकिन इस आदमी से ये पूछिए कि मुझसे कलमा पढ़वा के इसने हासिल क्या किया। ये नहीं ठीक है, सुरेंद्र राजपूत साहब मैंने तो पढ़ दिया, 3 बार पढ़ दिया सुरेंद्र राजपूत साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब, मैंने उस पर गुलजेर शेख से बोल दिया। इसको बताना पड़ेगा। बिला वजह क्यों बात कर रहे थे? बिला वजह की बात कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि गुलजेर शेख के सवाल को कोई सेंस नहीं है। मैंने उनको बता दिया। इस आदमी से माफी मंगवाइए। मत लीजिए। नहीं ठीक है, माफी मंगवाइए इस आदमी से। ठीक है, ये निहायत बदतमीज बेहुदा इंसान है। सुरेंद्र राजपूत साहब, मैंने उनसे बोल दिया। ठीक है, गुलजेर शेख इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, और वो भी उन इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जरा से चुनाव के लिए। सुरेंद्र राजपूत साहब हो गई बात, हो गई। करी सर? मैं अफजल साहब आपके पास आऊंगा। अफजल अब्बास साहब, ये निहायत बदमिजाज बेहुदा इंसान है। गुलजेर शेख जी खामोश हो जाइए, खामोश जी, फरमाएं। थोड़ा सा। मैं अफजल अब्बास साहब, इसको इंडोर्स करते हैं ये। ठीक है, क्या अफजल बोलिए? अब्बास अफजल अब्बास गुलजेर शेख थोड़ा सा खामोश हो जाइए, फरमाइए सर, थोड़ा सा फरमाइए। खामोश हो जाइए। सुरेंद्र राजपूत साहब, बात हो गई। ठीक है, अफजल अब्बास साहब, निहायत बेहुदा क्या जिस और मोदी लहर की बात हो रही है अफजल अब्बास को साहब, बदनाम वो किया। मोदी लहर आप देख पा रहे हैं? वो मोदी लहर क्या वाकई में नजर आ रही है? हालांकि आप तो कह रहे हैं कि आप बिहार में नीतीश कुमार की लहर पर हैं, मोदी की लहर पर नहीं है। नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा। मैंने कहा कि नीतीश कुमार की लहर के साथ बात पर वो जरूर रखेगा जो गुलरेज ने भी इस्लाम के खिलाफ बोलने बदतमीजी दी ना। की। क्यों अभी इंटरप्ट कर रहे? खामोशी सुनने क्या आता है? जी जी, क्यों इंटरप्ट कर रहे भाई मेरे? नहीं, सर, मैंने दूसरे आपसे किसी के बोले इल्तिजा के की है आते बस। नहीं, मुझे मौका दिएगा, बोलेंगे जितना पूछिएगा उतने ही ठीक है, जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है, बिहार अफजल में अब्बास, नीतीश कुमार ने बिहार को बिहार बनाया। नीतीश कुमार और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी का जितना भी कारनामा है, दोनों मिलके, भाई हम तो प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बनेंगे। तो दोनों की ताकत मिलकर बिहार स्ट्रांग हुआ है, इसमें कोई इनकार नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी की अपनी एक छवि है, वो बिहार की आवाम देख रही है। इस बुनियाद पे भी मैंने कहा कि हर हाथ में हम अच्छा, एनडीए का अच्छा परफॉर्मेंस 14 से बढ़िया होगा। ठीक है। अब्दुल हफीज गांधी साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं जी। देखिए अफजल साहब ने कहा मोदी के कारनामा काम नहीं का। वाकई जो है मोदी जी के कारनामे इनको बिहार में भी लेके डूबेंगे और पूरे देश में लेके डूबेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि वाकई जो है बहुत बड़ी गलती की है अब्बास साहब की पार्टी ने। भाव समझिए, उन लोगों के साथ आके समझिए, अगर मैंने पटना में कैंसिल किया था। कारकर्दगी हो सकता है, कारनामा क्या होता है आपको पता है? मत लिया जाए। कारनामा वाकई किया है। और एक हमारे बीजेपी के जो स्पोक्सपर्सन बैठे हुए हैं, जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है, आप अपनी धार्मिक आस्था पर थोपने का काम करते हैं। नीतीश आप ये बीजेपी के जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, ये बीजेपी में रहकर कम से कम रिलीजियस आइडेंटिटी की क्राइसिस से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता है। आपको क्या हक बनता है कि आप दूसरे धर्म के व्यक्ति से अपनी धार्मिक भावनाएं उन पर थोपे? आप अपनी धार्मिक भावना अपने तक रखिए, ये निजी मसला है। मुझे उत्तर देने दे, मुझे उत्तर देने दे। मुझे समझ बात नहीं क्या कहा आपको नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ। गुलजेर शेख जी, लेकिन आप मैं दूसरे वही कह रहा हूँ, धर्म की आस्था रखने वाले व्यक्ति पर अपनी आस्थाएं थोपेंगे से आप कैसे? सुरेंद्र राजपूत जी को पूरा संवैधानिक अधिकार है अपने धर्म को मानने का, और आपको भी पूरा अधिकार है अपने धर्म को मानने का। आप थोपेंगे नहीं किसी पर। ठीक है। देवराज सिंह जी, मोदी लहर की जो बात चल रही है, जो अमित शाह ने कहा कि एक एक फेज के बाद मोदी जी की लहर और मजबूत होती जा रही, क्या वाकई में वो आपको नजर आता है? क्या 2014 की तरह 2019 में भी वो लहर कायम है? बिल्कुल होगा। मैं एक नई पार्टी सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसके बारे में कुछ बात रखता हूं। एनडीए गवर्नमेंट बनेगी, जितना चिल्लाना टीवी पे चिल्ला ले लोग। कांग्रेस और बीजेपी मैं कुछ बात बताने जा रहा हूं। जी। राष्ट्रीय लेवल पर एक पार्टी का सेंटर में रहेगी। आपको जो पता है, जहां तक स्टडी कर रहा हूं, क्या करने वाले हैं? बीजेपी और कांग्रेस का फाइट है मध्य प्रदेश, राजस्थान, और जो जहां पर ये पार्टी जैसे उत्तरांचल, जैसे हिमाचल, तो जहां पर रीजनल पार्टियां नहीं है वहां पर कांग्रेस और बीजेपी में फाइट है। लेकिन जहां पर रीजनल पार्टियां हैं, जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वहां पर एक ही राष्ट्रीय पार्टी आ रही है, और उसकी कांग्रेस की जो जगह थी उसे बीजेपी लेती जा रही है। साउथ में आप जाइए, बिल्कुल किसी भी क्षेत्र में जाइए, तो बीजेपी कांग्रेस जैसे वेस्ट बंगाल में जाइए, तो ये राष्ट्रीय लेवल पर एक पार्टी रहेगी। मैं जहां तक देख रहा हूं, जिस तरह से कांग्रेस रही थी उसी तरह से अब कांग्रेस का जो सोशल बेस है वो खत्म होता जा रहा है।
शुरुआत में कांग्रेस ने बहुत सारा समाज का उसके साथ बेस था, लेकिन खत्म कहां होता जा रहा है? कांग्रेस में तो अब प्रियंका गांधी को अब इंट्रोड्यूस किया है, एक नई जान कांग्रेस में अब आई है। देखिए कितना वोट परसेंटेज बढ़ेगा ये रिजल्ट बताएगा। प्रियंका गांधी जी के आने से कुछ बेनिफिट हो रहा है कांग्रेस को, ये मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन ये कब होना चाहिए था, कब आना चाहिए था, कितना परसेंट बढ़ेगा, ये बहुत जाहिर सी बात है कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। सुरेंद्र जी, गुलरेज शेख, टाइम मेरे पास नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। अफजल अब्बास साहब, देवराज सिंह जी, संजय उपाध्याय जी, अब्दुल हफीज गांधी साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।